साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। 7 अक्टूबर 2023 को $1 बिलियन से अधिक की लागत से बनी दीवार को हमास ने अचानक से क्रॉस करके इजराइल पे हमला कर दिया। इजराइल ने यह दीवार इसलिए बनाई थी ताकि हमास कोई सरप्राइज अटैक इजराइल पे ना कर सके। हमास ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया, उस हमले में 1250 यानी 1250 निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई और 200 से अधिक लोगों को हमास ने बंधक बना लिया और उनको वापस गाजा में ले जाया गया। उसके 2 दिन बाद इजराइल ने गाजा के ऊपर भीषण बमबारी शुरू कर दी और उस भीषण बमबारी में अब तक 65,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और हमास के कई सीनियर लीडर जैसे याया सिनवार, इस्माइल हानिया, मरूफ ईसा की भी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा इजराइल ने लगभग 2 सालों से जो ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के दौरान हमास के मोहम्मद डीफ जैसे मिलिट्री प्लानर्स को भी मौत के घाट उतार दिया है। तो एक तरीके से इजराइल ने हमास की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है, उसको फिनिश कर दिया है। और जो लगभग 2 सालों से ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के दौरान इजराइल ने गाजा को पूरे तरीके से खंडहर बना दिया है और 1,69,000 से अधिक लोग अभी भी घायल हैं। इसके अलावा जो संगठन व देश हमास का समर्थन करते थे, इजराइल ने उनको भी एक एक करके धूल चटाने का काम इन 2 सालों में किया है, चाहे बात हो हिजबुल्ला की, चाहे हूथी विद्रोहियों की, चाहे सीरिया की या ईरान की। अगर हम बात सबसे पहले हिजबुल्ला की करें तो जैसे ही 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया, उसके 3-4 दिन बाद हिजबुल्ला ने भी हमास के समर्थन में इजराइल के ऊपर हमला शुरू कर दिया और रुक रुक के रॉकेट दागने शुरू कर दिए। कुछ समय तक इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलती रही। उसके बाद अचानक से सितंबर 2024 में इजराइल ने पेजर अटैक कर दिया हिजबुल्ला के लड़ाकों के ऊपर। हुआ यूं कि हिजबुल्ला की लीडरशिप को लगता था कि मोबाइल फोन रखना सेफ नहीं है, क्योंकि मोबाइल फोन की बहुत आसानी से सर्विलांस की जा सकती है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा। इसलिए हिजबुल्ला लीडरशिप ने अपने सभी लड़ाकों को यह आदेश दिया था कि वो एक दूसरे से संपर्क करने के लिए पेजर रखें। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस चीज को पहले ही भांपते हुए जिस कंपनी से हिजबुल्ला ने वो पेजर्स का ऑर्डर किया था, उसी कंपनी की सप्लाई चेन में घुसपैठ करते हुए जब वो पेजर्स बनाए जा रहे थे तो उनके अंदर विस्फोटक लगा दिए और उचित समय आने पे इजराइल की एजेंसी मोसाद ने बैठे बैठे एक स्विच दबा के सभी पेजर्स में विस्फोट करा दिया, जिसमें 3,500 से अधिक हिजबुल्ला के लड़ाके बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए और कई दर्जन लड़ाकों की मृत्यु भी हो गई। उसके कुछ ही दिनों के बाद इजराइल ने भीषण बमबारी करी लेबनान की राजधानी बेरूत के ऊपर और उस बमबारी में हिजबुल्ला की सभी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। मुख्य तौर पे जो हिजबुल्ला के चीफ थे सैयद हसन नसरुल्ला, उसके बाद उसके अलावा उनके जो सहयोगी थे हाशिम सैफुद्दीन या उनके मिलिट्री कमांडर थे फुआद शुक्र या अली कराकी, उन सबको नेस्तनाबूद करने का काम इजराइल ने भीषण बमबारी के जरिए किया और एक तरीके से चंद महीनों में ही हिजबुल्ला को घुटनों के बल ला दिया। और कुछ समय के लिए इजराइल की सेना ने ग्राउंड इंटरवेंशन भी किया और कई किलोमीटर तक लेबनान के अंदर घुस गई और जो उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था हिजबुल्ला का, उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके बाद नवंबर और दिसंबर में अचानक से सीरिया के अंदर विद्रोही गुट आतंकवादी संगठन अल नुसरा फ्रंट ने दमिश्क के ऊपर हमला कर दिया और चंद दिनों के अंदर सीरिया की आर्मी सरेंडर कर गई और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़ के रूस भाग गए और रूस में शरण ली। और उसके बाद नुसरा फ्रंट के कमांडर अहमद अल शारा ने खुद को सीरिया का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तो एक तरीके से जो ईरान और हिजबुल्ला के बीच में लैंड ब्रिज था, जो सीरिया लैंड ब्रिज का काम करता था, वो लैंड ब्रिज भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो सीरिया के अंदर जो नुसरा फ्रंट ने हमला किया और राजधानी दमिश्क पे कब्जा किया, इसमें भी तुर्की का और इजराइल का बड़ा रोल बताया जाता है। इसके अलावा समय समय पे इजराइल और हूथी विद्रोहियों के बीच में भी टकराव चलता रहा। हूथी विद्रोहियों ने यमन से मिसाइलें दागी, कई बार ड्रोन दागे और इजराइल ने भी उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। कई एयर स्ट्राइक्स हूथी विद्रोहियों के ऊपर यमन की राजधानी सना के आसपास करी। इसके बाद जून 2025 में अचानक से 13 जून को इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और जैसे ही युद्ध की पहली एयर स्ट्राइक्स करी गई, उन्हीं एयर स्ट्राइक्स में ईरान की जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप थी, ईरान के जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 20 से अधिक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडर्स की मृत्यु हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। 12 दिनों तक यह युद्ध चला और इस युद्ध के दौरान इजराइल ने अपनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए
ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को भी न्यूट्रलाइज कर दिया, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी न्यूट्रलाइज कर दिया, और ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, जो उसके न्यूक्लियर पॉइंट थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, वहां भी, चाहे फोर्डो में हो चाहे इस्फान में हो, वहां भी भीषण अटैक किए। उसके बाद 22 जून को अचानक से अमेरिका ने भी अपना इस युद्ध में पार्टिसिपेशन किया। इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हुआ और उसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों जैसे फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट या इस्फान में जो न्यूक्लियर प्लांट थे उनके ऊपर बहुत भारी बमबारी करी, और उसके 2 दिन के बाद ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया, जो 12 दिनों तक ये युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान ईरान ने भी 550 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से अधिक ड्रोन इजराइल के ऊपर दागे, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड व अन्य कोएलिशन देशों की मदद से, कुछ अरब देशों की मदद से इजराइल ने उन अधिकतर मिसाइलों को, ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें इजराइल तक पहुंची, जिसमें इजराइल के 31 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल ने ईरान के ऊपर बमबारी करी, उसमें ईरान में 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से 7 अक्टूबर 2023 से जब से इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद एक एक करके इजराइल ने हमास के सभी सपोर्टर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो ईरान ने कई दशकों की मेहनत के बाद ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था, उस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी धराशायी करने का कार्य किया, और सभी संगठनों को, सभी देशों को घुटनों के बल ला दिया जो हमास का समर्थन करते थे। साथियों, समझने की बात यह है कि लगभग 2 साल के बाद एक शांति की उम्मीद जागी है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान प्रेजेंट किया है, और डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि इस गाजा पीस प्लान को अधिकतर अरब देशों का समर्थन है, इजराइल ने भी इसका समर्थन किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अगर हमास ने इस पे सहमति नहीं दी, अगर इस पीस प्लान को नहीं माना, तो फिर उसके बाद गाजा को बिल्कुल नरक बना दिया जाएगा। और आज सुबह जो खबर आ रही है वो खबर यह है कि हमास ने पार्टली यानी आधा अधूरा इस पीस प्लान पे सहमति दे दी है। जो अब तक खबरें आ रही हैं, उन खबरों के अनुसार जो कई बड़े अरब देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन और तुर्की, इन देशों ने भी इस पीस प्लान को अपना समर्थन दिया है, और वो हमास के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हमास इस पीस प्लान को एक्सेप्ट करे, इस पे अपनी सहमति जताए। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है साथियों कि जो ट्रंप का गाजा पीस प्लान है ये क्या है, इसके अंदर कितने पॉइंट हैं, उसको आज हम बिल्कुल सरल भाषा में आपके साथ शेयर करते हैं। ये मुख्यतः 21 पॉइंट का पीस प्लान है। 21वां पॉइंट इसमें यह था कि जो कुछ दिन पहले इजराइल ने अचानक से हमास की लीडरशिप को टारगेट करने के लिए कतर के ऊपर जो बमबारी करी, उस बमबारी के लिए इजराइल माफी मांगे कतर से। तो 21वां पॉइंट तो पहले ही पूरा हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जब मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग के दौरान ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के रिप्रेजेंटेटिव से फोन करके माफी मांगी और कहा कि आगे इस तरीके से कतर पे कोई बमबारी नहीं करी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हमास की लीडरशिप है वो कतर बेस्ड है, और कतर उनको सपोर्ट करता है, और जब भी कोई बातचीत करनी होती है तो कतर उसमें एक अहम रोल प्ले करता है। तो अब हम इस बात पे आते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान है उसके 20 पॉइंट क्या है। हम उन मुख्य पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट उसमें यह है कि गाजा को डी रेडिकलाइज्ड टेरर फ्री जोन बनाया जाएगा। हमास के सभी लोगों को अपने हथियार सरेंडर करने पड़ेंगे, और जो गाजा का भविष्य होगा उसमें हमास का कोई भी रोल नहीं होगा। और जैसे ही दोनों साइड इस पीस प्लान पे अपनी सहमति देते हैं, उसके 72 घंटे के अंदर हमास को सभी इजरायली बंधकों को रिलीज करना होगा, चाहे वो बंधक जीवित हो चाहे वो बंधक मृत हो। इसके बाद अगले स्टेप में इजराइल उन 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिलीज करेगा जिनको उम्र कैद की सजा मिली हुई है। इसके अलावा इजराइल उन 1700 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिलीज करेगा जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद अरेस्ट किए गए हैं। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि हमास के जितने भी फाइटर्स हैं, या तो उनको अपने हथियार सरेंडर करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात है, हथियार तो उनको सरेंडर करने ही करने पड़ेंगे। उसके बाद यदि वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में विश्वास रखते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाते हैं, शांति के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाते हैं, तो वो गाजा में रह सकते हैं। अदरवाइज उनको गाजा से बाहर जाने की भी छूट दी जाएगी, और जहां भी उनकी सहमति बने, जिस भी देश में वो जाना चाहें, जो भी देश उनको अपने देश में आने दे, वहां पे वो जा सकते हैं। इसके अलावा जो अगला जो इसमें स्टेप होगा वो ये है कि गाजा के अंदर एक अपॉलिटिकल टेक्नोक्रेट्स की एक टीम बनाई जाएगी जो गाजा की डे टू डे एक्टिविटीज को रन करेगी। इसके अलावा एक बोर्ड ऑफ पीस भी बनाया गया है जो पूरी इसकी निगरानी करेगा, और उस बोर्ड ऑफ पीस का जो चेयरमैन जो बनाया गया है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया है। तो वो बोर्ड ऑफ पीस ये तय करेगा कि भाई एक एक कदम ये बिल्कुल गाजा के अंदर लागू किए जाएं और गाजा में शांति को एस्टेब्लिश किया जाए। इसके अंदर इसी प्लान में यह भी कहा गया है कि जो फलस्तीन अथॉरिटी है जो वेस्ट बैंक के अंदर अपना शासन चला रही है, उसको भी अपने अंदर वो कुछ जरूरी रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। उनको भी अपने एजुकेशन करिकुलम में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, खासकर वो बदलाव करने पड़ेंगे, उन पॉइंट्स में बदलाव करने पड़ेंगे जिन पॉइंट्स में इजराइल को दुश्मन बताया गया है, तो उन वो पॉइंट्स एजुकेशन करिकुलम से हटाने पड़ेंगे। इस तरीके के काफी रिफॉर्म्स फलस्तीनियन अथॉरिटी को
करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी टीम बनाने का काम करेगा। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम गाजा की रीडेवलपमेंट के लिए काम करेगी, उसके लिए जो जरूरी फाइनेंस होगा उसकी अरेंजमेंट करी जाएंगी, जो जरूरी फंड चाहिए होगा, जो टेक्नोलॉजी चाहिए होगी उसके लिए अरेंजमेंट करी जाएगी, ताकि गाजा के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। अगले कदम के अंदर वहां पे एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का भी गठन किया जाएगा, जिसमें कई देशों की फौज की टुकड़ियों को शामिल करा जाएगा और उसको गाजा में डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि शांति वहां पे शांति व्यवस्था बनी रह सके और प्रॉपर तरीके से हमास को डिसआर्म किए जा सके, हमास के सभी हथियारों का सरेंडर कराया जा सके और धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप इजरायली डिफेंस फोर्सेज गाजा से पीछे हटती चली जाएंगी और एक मिनिमम एक सिक्योरिटी पेरीमीटर इजराइल अपने पास रखेगा कुछ किलोमीटर का, ताकि वो अपने एरिया का पूरी सुरक्षा कर सके। अब वो पेरीमीटर कितना बड़ा होगा, गाजा के कितने अंदर तक होगा, कितने किलोमीटर अंदर तक होगा, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन एक सिक्योरिटी पैरामीटर इजराइल जरूर रखेगा। उसके अलावा गाजा को पूरे तरीके से वो खाली कर देगा और इस पीस प्लान में यह भी लिखा गया है कि इजराइल या इजरायली डिफेंस फोर्सेज गाजा को एनेक्स नहीं करेंगी, यानी गाजा के ऊपर परमानेंट कब्जा नहीं करेंगी और गाजा में से किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती विस्थापित नहीं किया जाएगा। अगर कोई फिलिस्तीनी व्यक्ति खुद गाजा से बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, अदरवाइज वो बाहर रहना चाहे तो वहां भी रह सकता है और वो बाहर जाके कुछ समय बाद दोबारा भी वहां पे लौट सकता है। तो अभी जो आज खबर आ रही है वो ये है कि हमास ने भी इस पे लगभग पार्टली अपनी सहमति जता दी है। तो अब देखना यह है कि ये बात सिर्फ सहमति तक रहती है या एक सही मायने में एक पीस प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है, पीस प्लान को लागू किया जाता है, ताकि ये इजराइल और हमास के बीच में चल रहा युद्ध खत्म हो सके और जिन लोगों की लगातार मृत्यु होती जा रही है वो मृत्यु भी बंद हो सके। ये आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से पीस प्लान मजबूती से लागू किया जाता है। कई देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने इस गाजा पीस प्लान का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जल्दी से जल्दी ये गाजा पीस प्लान लागू किया जाएगा, ताकि पूरे क्षेत्र में शांति की स्थापना हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गाजा पीस प्लान के अंदर ईरान को कोई रोल नहीं दिया गया है। ईरान को हमास का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है, लेकिन ईरान का इस पीस प्लान में कोई भी रोल नहीं है। आपने हमें सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।